हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। जैसा कि आपको बोला गया है कि जब जो पेपर होता है तो इवनिंग में हम लोग उसके पेपर को लेकर आ जाते हैं। तो भैया आज भी आपके पास में आप देख ही सकते हैं जो आपके पास में 31 जनवरी 2024 का पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। सो अब उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, पेपर के बारे में डिस्कशन करने में कहा जाए तो भैया पेपर आपके पास में कुछ इस तरह से सेट करके रखा गया था कि ये भी आपके पास में मॉडरेटेड या मीडियोकर लेवल आप बोल सकते हो, पर मैं थोड़ा सा बोलूँगा मॉडरेटेड से थोड़ा सा कम ही था। जैसा आप लोगों ने पिछला पेपर देखा था थोड़ा सा टफ आया था, जो कि आपके पास 30 जनवरी का था। फर्स्ट शिफ्ट आपके पास थोड़ी सी टफ थी, बट उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग फटाफट से चालू कर लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपके पास में बोल के रखा है फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट सी। अब ये आपके पास में बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सी रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन कई बार आपको पूछ के रखी गई है एग्जामिनेशंस में भी। तो देखो कहानी क्या है, आपके पास में यहां पर क्या देके रखा हुआ है, ब्रोमीन देके रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ब्रोमीन की सिचुएशन पे हम लोग ये बोलते हैं कि ब्रोमीन है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला के रखा है। अल्कोहल मतलब होती है दारू, दारू पीने के बाद में हमेशा होती है लड़ाई और चीना चपटी, तो इस वजह से यहां से ब्रोमीन जाएगा। और जैसे ही आपके पास में यहां से ब्रोमीन जाता है तो यहां पर छीना छपटी में एलिमिनेट होता है, एलिमिनेशन हो जाता है। तो ए वाला जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन कार्बन और यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, उसके बाद में HBr देके रखा है जो मार्कोनिकोव वाले रूल को बताएगा। तो मार्कोनिकोव रूल की वजह से जो बी वाला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन कार्बन कार्बन। इलेक्ट्रॉन जो जंप करते हैं कम भीड़ वाली जगह पे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास ब्रोमीन और यहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। लास्ट में आपके पास में एक्वस, एक्वस का मतलब होता है पानी, तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप को यहां पर इन्वॉल्व करवा देता है, तो OH Br को रिप्लेस कर देगा। और सी वाला जो प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको यहां पे मिलेगा वो मिल जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन, और जो OH ग्रुप है वो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, बहुत ही इजी सा आपके पास में क्वेश्चन था। ठीक, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में बोल के रखा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है आपके पास में एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स की बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर आपके पास सबसे लोवेस्ट वैलेंसी पर हो तो वो बेसिक होंगे, और हाईएस्ट वैलेंसी पर होंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट पर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे। तो इस सिचुएशन पे अगर आप देखते हो तो आपके पास में है SnO2, SiO2, SiO2, SnO2 एंड PbO2। अगर आप देखा जाए तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन देके रखा था ये इनऑर्गेनिक का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपके पास में जो SnO2 और PbO2 जो होता है टिन, और आपके पास जो लेड का ऑक्साइड होता है ये नेचर में होता है एम्फोटेरिक। ठीक है, चलिए जी, तो इसी बात पे अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इससे सिंपल कोई सा क्वेश्चन नहीं हो सकता। सिंपल सा आपके पास में क्या बता के रखा हुआ था, यहां पे क्वेश्चन पूछ के रखा था कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द एक्सप्रेशन फॉर केसी की वैल्यू आपको यहां पर बतानी थी। तो केसी की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाती है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट अपॉन में क्या आ जाता, ये आ जाता। तो अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन पे यहां पर आ रहा है, जहां पर कोई भी स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा, सीधा नॉर्मल सा आपके पास में जवाब होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में क्या बोल के रखा हुआ है कि on which factor electrical conductivity of electrolytic cell doesn't depend। किस फैक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रोलिटिक क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करती है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। देखो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है तभी तो आपके पास में सेल कम ज्यादा होता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। नाउ फिफ्थ वाला क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, अब देखो ABCD यहां पर बता के रखा है, सल्फर ब्रोमीन फ्लोरीन एंड ऑर्गन, यहां पर ये कहानी दे के रखी हुई है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास में ऑप्शन क्या क्या दे के रखे हैं भैया, ये ABCD की कहानी आपके पास में चला के रखी हुई है। ठीक है, अब देखो यहां पर सिचुएशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो भैया हम लोग को यहां पर यह पता है कि जो फ्लोरीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और साथ ही साथ में उसकी गेन इंथैल्पी भी क्या होगी, ऑब्वियस बात है आपके पास में ज्यादा होती है। तो इस बेसिस पर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले
फ्लोरीन आ जाएगा, दैट इज सी वाला। देन उसके बाद में आपके पास में कौन आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास में ब्रोमीन। अगर यहां क्लोरीन होता तो मैं सबसे पहले क्लोरीन को रखता, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ब्रोमीन से भी ज्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आएगा, उसके बाद में आएगा सल्फर, और लास्ट में कौन आएगा, आर्गन। क्यों, क्योंकि नोबल गैस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने का चांस होता ही नहीं है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, स्पीसीज हैविंग द कार्बन विद सेक्सटेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गंदी गंदी बातें मत सोचना। सेक्सटेट का मतलब होता है कि जिसकी 6 वैलेंसी होती है, ठीक है। एंड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसा स्पीसीज जो कि आपके पास में सेक्टेट की तरह बिहेव करता है, मतलब 6 वैलेंसी वाले ग्रुप की तरह बिहेव करता है। साथ ही साथ में बता के रखा गया है वो इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। तो ऐसा ग्रुप आपके पास में कौन होता है, तो भैया ये कौन होता है आपके पास में, कार्बोकेटाइन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, और कार्बोकेटाइन भी कौन सा, टर्शरी वाला। ये देखो, ये ऐसा टर्शरी कार्बोकेटाइन में क्या होगा कि आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास में प्रेजेंट है। और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप भी बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड विच इज व्हाइट इन कलर इज। अब देखो, ये वाला जो कंपाउंड है ये आप लोगों ने भयंकर पढ़ के रखा हुआ है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, जिंक सल्फेट। जिंक क्या करता है, व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है। तो सिंपल सी कहानी थी, और जिंक का यूज आप लोगों ने वहां पे भी देख के रखा होगा, जब कभी भी जो अनार वगैरह आतिशबाजी वगैरह होती है तो वहां पर भी जो सफेद कलर की चमक होती है तो उसमें भी जिंक के बारे में ही बताया जाता है ना। अगला क्वेश्चन भैया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हर बार पूछी जा रही है, आपके जितने भी यहां पर सेशन में पेपर हो रहे हैं हर बार ये पूछा जा रहा है। सो इसके लिए बिल्कुल आप लोग रेडी रहना, ठीक है जी। चलिए अब इसके रिगार्डिंग कहानी करते हैं। यहां पर क्या हो गया, इसकी आवाज में नहीं, सही हो गया, बैटरी जाने वाली थी माइक की, इस वजह से थोड़ा सा देख रहा हूं मैं। अगर बैटरी चली जाती है तो थोड़ा सा वीडियो रुक कर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, आपके पास में क्या है, ए बी एंड सी, ये इसके पास में दे के रखा हुआ है। अब देखो, वैसे आपके पास में होता क्या, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, सीधी कहानी हो जाती। बट यहां पर क्या हो जाएगा कि आपके पास में कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं दे के रखा है कितने समय के बाद ये घटना हो रही है। इस वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, जिसमें आपके पास में आएगा ये ए बी सी। अगर मैं बात करता हूं इनिशियल लेवल पर, तो इनिशियल लेवल पर माना कि इसका प्रेशर है पी आई, तो ये कितना है 0 बट आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर कुछ कम होगा। तो इनिशियल में से सपोज एक्स कब हुआ, तो यहां दोनों तरफ क्या हो गया, एक्स आपके पास में इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो बस यही वाली कहानी आपको देखनी है। अब आप बोलोगे इनिशियली प्रेशर कितना था आपके पास में, पी आई था, और आफ्टर सम टाइम जो टोटल प्रेशर है पी टी वो कितना हो गया है आपके पास में, वो हो गया है पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा भैया, आपके पास बच जाएगा पी आई माइनस का प्लस का x, ये आपके पास में बच जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया, ये वाला आपके पास में अगर आप लोगों ने क्वेश्चन करके रखा है तो बेसिकली ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, परंतु यहां पर मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है, तो इस वजह से इतना कुछ लफड़ा हो रहा है, ठीक है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं यार, करना ही है। अब वैसे यहां पर जब तुम फॉर्मूला लगाते, k इज इक्वल टू होता 2.303 और यहां होता log पी आई, और क्या हो जाता पी आई माइनस x हो जाता है ना। तो ये वाला जो तुम लोगों ने सॉल्व करा है ना, फॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए आपने इसको सॉल्व करा है, तो जब आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा pt माइनस पी आई, है ना, ये वाली कहानी होगी। और इसी वजह से अगर x की वैल्यू आप ये रखोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 पी आई आ जाएंगे, तो पी आई क्या हो जाएगा आपके पास में 2 पी आई हो जाएगा। तो इसी वजह से ये वाली घटना यहां पर बता के रखी गई है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो आपके पास में इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा रे भैया, आपके पास में हो जाएगा पी आई अपॉन में जो आपके पास में 2 पी आई है उसमें से पी टी क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस हो जाएगा। तो बस रे भाई साहब, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, सही आंसर हमारे पास में कौन सा देके रखा है, ए बी सी डी, तो ये देके रखा हुआ है ए वाला, ठीक है। डी वाला नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 पीटी है ऊपर की तरफ ही। नाउ उसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहां पर अजर्शन रीजन के बारे में बता के रखा है। अजर्शन यहां पर बोलता है कि जो pKa वैल्यू होती है फिनॉल की वो है 10.0, वाइल दैट ऑफ इथेनॉल जो होता है वो कितना है हमारे पास में 15.9 है। तो भैया अजर्शन आपके पास में क्या है, बिल्कुल
करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट असर्शन है, बिल्कुल सही बात है आपके पास में, क्योंकि आपके पास में जो फिनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल के। और ऑप्शन नंबर बी बोलता है इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो भैया अगर पहली वाली बात सही है तो दूसरी वाली बात कैसे गलत हो सकती है, मतलब दूसरी वाली बात कैसे सही हो सकती है, मतलब ऑब्वियस बात है दूसरी बात गलत होगी। सो असर्शन इज करेक्ट और रीजन क्या है आपके पास में, इनकरेक्ट। देखा, सीधा प्रॉपर्टी से उठाकर पूछ लिया गया है क्वेश्चन आपके पास में। नाउ क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 10th की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। अगर आप लोग देख रहे हो तो एक पैटर्न चल रहा है, जैसे इसके पहले भी आपके पास में कॉलिग जो इसके अंदर था नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। सेम यहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास में ऑप्शन दे के रखे हुए 4। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के रखा हुआ तो आप लोग को पता ही है यहां पर बी वाला ऑप्शन होगा कि एसीटोन और जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है ये क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं राउल्ट्स लॉ में। सीधा एग्जांपल है एनसीईआरटी से उठाया हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, जो बोलता है नोबल गैसेस हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। नोबल गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके भाई साहब, रीजन बता के रखा हुआ है कि आपके पास में नोबल गैसेस हैव स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्स, हेंस दे लिक्विफाई एट लो टेम्परेचर, हेंस दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल गलत, दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है। भाई साहब कहाँ से हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आपके पास में, भैया नोबल गैसेस हैं, आपस में कभी वो बनती ही नहीं है, उनके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं हो पाता जिस वजह से वो लोग कोई शेप या स्ट्रक्चर को फाइंड कर पाए। तो भैया आपके पास में असर्शन और रीजन जो है ना, दोनों के दोनों ही गलत है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। नाउ 12th वाला क्वेश्चन एक सिंपल सा आईयूपीएसी नेम दे के रखा हुआ है और आपके पास में, अच्छा 12th वाले में आईयूपीएसी नहीं है, ये आपके पास में स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है कि इसका जो नाम है वो है आपके पास में 7th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। बिल्कुल सही है भाई, 2 ऑन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि आपके पास में क्या हो जाएगा 7th पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 3 और यहीं पर 3 और है तो 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। 7वें पोजीशन पे है हाइड्रोक्सी, टोटल 7 होने की वजह से हेप्ट, और सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है। तो ये बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ अब अगला बोलता है इन आईयूपीएसी नेम हाइड्रोक्साइड इज टेकन एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल गलत, यहां पे आपका कीटोन जो होता है कार्बन की प्रेजेंस की वजह से मेन फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला तुम्हारे पास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्यूरिफिकेशन वाली मेथड होती है तो उसमें से काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, और सरफेस केमिस्ट्री में से अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसी तरह के एक आधो क्वेश्चन का होता है। तो क्वेश्चन आपके पास में है एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड इन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन का प्रिंसिपल कहां यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी। ये सिंपल था सरफेस केमिस्ट्री में से। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये बीच वाले क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड थे तो इस वजह से भैया हमारे पास में सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं अभी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। कितने ऐसे ग्रुप होंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम यहां पर रखते हैं। तो ऐसे टोटल आपके पास में है 3 में कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो H2O ही है, क्योंकि अगर आप H2O की बात करते हो ऑक्सीजन के पास होते हैं लॉन पेयर और 2 सिंगल बॉन्ड। तो इसका स्टेरिक नंबर अगर निकाला जाए तो वो होता है आपके पास में 2 + 2 दैट इज 4। 4 का मतलब क्या हो जाएगा sp3। सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा आपके पास में, अमोनिया, 1 लॉन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड। फिर उसके बाद में आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो अगेन यहां पर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्टेक नंबर। तो यहां पर भी सेम यही वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है जी, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन दिस। और यहां पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का आपको बताना है बोहर वाली वैल्यू, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। सो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आप कैसे निकाल सकते हो भैया, ये भी आपके पास है, बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे निकल जाएगा, माना कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है x, कितने अमाइन ग्रुप हैं इसके साथ में, 6 अमाइन ग्रुप हैं, और हर अमाइन ग्रुप की बात की जाए तो न्यूट्रल होने की वजह से हो जाएगा 0 और ओवरऑल है +2। तो आपके पास निकल कैसा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। ठीक है, अब निकल की बात करते हो तो साइंस टीचर वीसीआर में फे मतलब आयरन, फिर को मतलब कोबाल्ट, तो 26 27 28 नंबर पे आता है। 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये हो जाएगा निकल 3d8। अगर ये आपके पास में 3d8 है तो 3d8 आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7
8, ये आपके पास में बनना चाहिए। सिंपल सी फैक्ट है। अब देखो यहां पर आपके पास में ये तो बन गया, परंतु अब यहां पर देखने वाली बात ये होती है कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो यहां पर देखा जाए तो भैया एक वीक लिगेंड है, अमाइन ग्रुप है, तो इस वजह से इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपको पता ही है n इंटू एन प्लस 2, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो सॉल्व करते तो 2 इंटू 2 और 2 4, 4 दूना कितना हो जाता आपके पास में 8 हो जाता। 8 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में 2√2 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना भैया। सॉल्व करके देखोगे तो नियर अबाउट आपके पास में कितना आंसर आ रहा है 28.2 आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली उसको क्या मान सकते हो आप 28 मान सकते हो। ठीक है रे भाई साहब, ये वाली कहानी आपके पास में दे के रखी हुई है। अब देखो कहाँ गया, हाँ ये वाली कहानी आपके पास में दे के रखी। अच्छा वैल्यू क्या दे के रखी थी यार इसने, 28 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 2.8 होना चाहिए ना, 2.8। हाँ अरे यार इसने 10⁻⁻1 करके रखा हुआ है ना, तो 2.8 आंसर तो वैसे 2.8 आता, ऑब्वियस बात है, पर 2.8 को क्या करना पड़ता है 28 इंटू 10⁻⁻1 करना पड़ जाता है। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि उसी ने बोल के रखा है 10⁻⁻1 के हिसाब से सॉल्व करो। ठीक है, बिल्कुल डर डर के कर रहे हैं सॉल्व, क्योंकि भैया बैटरी खत्म होने वाली है वहाँ पे। सोच रहा हूँ कि भैया बैटरी बदलना ना पड़े, इतने में काम निकल जाए अपना। फिर अगले बार में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि इफ 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन द चार्जिंग, ठीक है, इन द चार्जिंग ऑफ कॉपर आयन, देन फाइंड द मास इन ग्राम। ओके भाई साहब, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, और ये डिपॉजिट होता है तो नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पे बोल के रखा हुआ है। तो कॉपर के साथ में कहानी क्या है, तुमको Cu2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर रिड्यूस होता है तो ये Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉपर का मास हमें पता होना चाहिए, दैट इज 63.5 ग्राम। ये बिल्कुल आप लोग को रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल के रखा गया था कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन से एक कॉपर बन रहा है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो कितने मोल कॉपर बनता, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 मोल है। इसको कुछ ऐसा समझो, ये वाला है ना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है जो आप लोगों को समझना जरूरी रहेगा। ठीक है, 63.5 ग्राम ये तो आपके पास में चल ही रहा था। अब यहां पर मैं बोलता हूं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर बनता है। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 0.5 मोल क्या बन जाएगा आपके पास में कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसने वही तो बोल के रखा था कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, और 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। सो इसको अगर अब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे कि अगर आपको निकालना है मास, तो मास आपके पास में क्या हो जाएगा मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो मास कितना है 63.5 ग्राम, कितने मोल कॉपर बन रहा है 0.5 मोल बन रहा है। तो यहां पर वेट ऑफ द कॉपर जो निकल कर आएगा वो आएगा 31.75 अप्रोक्सीमेटली, जो कि हो जाएगा आपके पास में 32 ग्राम्स। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, जो आपको यहां पर ये बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग मिक्सचर इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। ओके भाई साहब, फिर बोलता है दिस डू नॉट कंडीशन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके जी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग मिक्सचर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। एक मिक्सचर आपके पास में दे के रखा हुआ है जो कि आपके पास में सोडियम एसिड वही हुआ, खैर बैटरी खत्म हो गई थी, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, दूसरा माइक यहाँ पे यूज कर लिया गया है। तो अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये बोल के रखा हुआ था द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स फाउंड व्हेन दिस इस मिक्सचर को आप डालते हो। तो देखो कितने टाइप के यहाँ पर आपके पास अल्केन मिल सकते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन आप यहाँ से करते हो तो भैया 3 तरह के आपके पास में क्या हो सकता है, यहाँ अल्केन्स मिल सकते हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है CH3 और CH3 साथ में जुड़कर बना सकते हैं इथेन, या हो सकता है कि C2H5 CH3 के साथ अगर जुड़ जाए तो ये क्या बना सकता है प्रोपेन। और तीसरी सिचुएशन ये होगी कि C2H5 अगर आपके पास में जुड़ गया तो ये क्या बना देगा ब्यूटेन बना देगा। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, है ना। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि आपके पास में ये बोलता है कि moles of methane required for the formation of 22 grams of carbon dioxide is m into 10⁻²।
ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास में जो सबसे पहला पेपर हुआ था 27 जनवरी को, वहाँ पर भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ कंबशन ऑफ मीथेन ही पूछा गया था। तो मीथेन गैस को जब कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास में क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। जस्ट सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना पड़ जाएगा, 2 लगाना पड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा, और एक 2 आपको यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा, सॉरी, कि 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है। अब उसी तरह से अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो दैट इज 44 ग्राम, परंतु हमें कितना मिल रहा है, 22 ग्राम, जस्ट उसका हाफ मिल रहा है। तो आपके पास में अगर ये 0.5 मोल होगा तो ये भी कितना होना चाहिए, 0.5 मोल होना चाहिए, आधा आधा हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपके पास में ये 0.5 मोल बन रहा है तो आपके पास में यही तो पूछ के रखा था कितने मोल्स ऑफ मीथेन जरूरत पड़ेगी। अब होगा क्या कि जैसे आपके पास में 0.5 मोल मीथेन चाहिए, ठीक है, तो आपके पास में आंसर आ चाहिए 10⁻⁻² के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट को 2 डिजिट राइट हैंड साइड पर खसकाना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड पर जब आप इसको खसकाओगे तो आपको मिलेगा 50 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। तो सही आंसर इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में 50। तो इस तरह से भी इन्होंने यहाँ पे ट्रिक खेल दी है आप लोगों के साथ में, ठीक है। चलिए जी, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26, जहां पर बोलता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। वापस रिपीट कर दिया, 2 बार पूछ लिया यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब। तो ये भी आपके पास में बहुत सा ही ज़्यादा आसान होने वाला है। जैसे अगर आप बात करते हो कि कौन कौन ग्रुप हो जाएगा, हमने देख के रखा था अमोनिया, मीथेन और वाटर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है रे भाई साहब, ये वाली कहानी आ जाएगी। तो बस सिंपल सा है, इजी सा, कोई भी दिक्कत आपके पास में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अगला 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 sp3 हाइब्रिडाइज पूछा है ना, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है sp3 हाइब्रिडाइज होगा। हाँ बिल्कुल सही भैया, sp3 हाइब्रिडाइज बोल के रखा हुआ है। इसके अंदर एक ये भी तो आ जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास में होगी 2 लोन पेयर और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अरे यार यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, ठीक है। ऊपर मैंने SO2 भी लिख दिया क्या, अरे SO2 नहीं रहेगा भाई, यहाँ से SO2 नहीं रहेगा, इसको नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, H2O और अमोनिया NH3 हो जाएगा। अच्छा हुआ देख लिए यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। चलिए जी, अब बढ़ते हम लोग आगे, ठीक। आगे 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है डन। नाउ क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम लोग 27 की। 27 बोलता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड इन बैटरीज। कितने सारे जो होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी में यूज किए जा सकते हैं। तो भैया देखो, चारों के चारों ही आप लोगों ने देख के रखे हुए, जिंक भी करते हैं, जिंक मर्क्यूरी सेल जो रहता है वो भी आपने देख के रखा हुआ है, लेड का भी यूज करते हैं, ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं, तो चारों यूज कर लिए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है if the energy of radiation having wavelength 242 nanometer is x into 10 to the power minus 19 joule, then find the nearest integer value of x। x की नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। प्लांक कांस्टेंट दे के रखा है एंड स्पीड ऑफ द लाइट आपके पास में दे के रखा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन में क्या हो जाता है लैम्बडा, दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34, ये होता 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आपके पास में हो जाता लैम्बडा कितना दे के रखा हुआ है, लैम्बडा आपके पास में दे के रखा है 242 नैनोमीटर। सब कुछ आपको सॉल्व करना है। सब कुछ जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आपके पास में एनर्जी का जो अमाउंट आता है वो आता है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल। तो ये हो गया सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 पे बात कर लेते हैं। ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 29 कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके पास में ट्रू होने वाले हैं। पहला वाला ऑप्शन की बात की जाए, क्रोमेट आयन इज अ स्क्वायर प्लैनर, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में डी एंड एफ ब्लॉक में आपको पता चल जाएगा। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन बोलता था कि ग्रीन मैग्नेटेड आयन इज डायमैग्नेटिक, नहीं, ये भी नहीं होता है। फिर उसके बाद में डाइक्रोमेट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग क्रोमेट, जी हाँ बिल्कुल, क्रोमेट से ही तो आप क्या बनाते थे, डाइक्रोमेट बनाते थे। अगर आपको याद हो NaCrO4, उससे आप क्या करते हैं Cr2O7 का फॉर्मेशन कर लेते थे। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ फोर्थ वाले ऑप्शन की बात करते हैं, डार्क ग्रीन पोटेशियम पर मैग्नेट डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम, जी नहीं। लास्ट है पांचवा पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन ऑक्साइड, बिल्कुल सही। जब मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास में बढ़ता चला जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक गिरना ही है, वो एसिडिक की तरफ ज़्यादा टर्न होने लग जाते हैं।
ठीक है जी। तो चलिए, ये हमारे पास में कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। ये आपके पास शिफ्ट 1 का पेपर है और इसी तरह से शिफ्ट 2 का पेपर जैसे ही आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, सॉरी मेरे पास में अवेलेबल हो जाएगा, वैसे मैं आपके पास में उसको अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए, तो इसी के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड। मिलता हूँ मैं अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।